हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो के दौरान हम सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओल्ड सिलेबस जैन 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। रिगार्डिंग माय एनालिसिस ऑन द पेपर काफ़ी इजी आया था। मैंने जैसा कि स्टूडेंट्स को कहा भी था ओल्ड सिलेबस की, अब एक्सपेक्ट कीजिए कि जैन 21 पेपर विल बी इजी, सेम फॉर मे 21 एज वेल, कि आपको पेपर इजी ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। पूरा पेपर आपके मॉड्यूल से ही था एक्सेप्ट कंसोलिडेशन, जिसमें एक छोटा सा ट्रिक डाल दिया, वो भी एकदम बेसिक था, ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर में भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल, बट द पेपर हैज़ बीन रियली रियली वेरी इजी। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई होगी। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड ऑल्सो इस वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लेते रहते हैं, इन सब का बेनिफिट लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने एग्ज़ाम के पहले, इनफैक्ट नवंबर एग्ज़ाम के पहले हमने वीडियोस डाले थे वैल्यूएशन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारे के सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल है इस चैनल के अंदर में। अपन ने सारे के सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, रादर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इन सब की लिंक वापस से। तो अपन ने सारे के सारे वीडियोस डाल के रखे थे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इन वीडियोज़ में दिख जाएगा। यानी कि इन वीडियोस में अपन ने लिमिटेड क्वेश्चंस किए थे, 20-20 क्वेश्चंस कुछ करवाए थे मैंने। वैल्यूएशन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थोड़े ज़्यादा थे, बट फिर भी दे वर कंपैरेटिवली बिट लिमिटेड। पर ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे, तो पूरा का पूरा पेपर वहीं से आता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट ये पहला अटैम्प्ट नहीं है, इतने सालों से देख रहा हूँ। नवंबर 20 अटैम्प्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, पर फिर भी सारे के सारे क्वेश्चंस अपन ने इन सब वीडियोज़ में डिस्कस करके रखे थे। तो वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप मे 21 स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए। तो यू लिमिटेड हैज़ ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन 620 लाख टू कंप्लीट रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ फैक्ट्री। अब आपने 1 अप्रैल 18 को लोन लिया है 620 का, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए लिया है। आपने अक्वायर किया प्लांट एंड मशीनरी अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम, और ये कंप्लीट हो रहा है 30 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल 18 को अपन ने लोन लिया है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, 1 साल 13 मंथ्स लग रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ 510 वॉज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ठीक है, ये क्वेश्चन बोरिंग कॉस्ट से है, ये क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को अक्वायर किया, सिर्फ अक्वायर करने से कुछ नहीं होता। जब तक मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए रेडी टू यूज नहीं है, तो तब तक का इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होता है। ठीक है। 54 लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लायर्स फॉर एडिशनल एसेट्स विच वर ऑल्सो रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल 19। तो अब आपने एडवांस दिया था, हो सकता है ये रेडी टू यूज एसेट है, पर आपके लिए तो रेडी टू यूज नहीं थे ना, आपके लिए रेडी टू यूज नहीं थे, तो इनको भी अपन क्वालिफाइंग एसेट ही बोलेंगे, 54 लैक्स। ठीक है। एंड बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है, ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। तो देयर आर 2 क्वालिफाइंग एसेट्स, 54 एंड 510। कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है 68.2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और आपसे एडवाइस मांग रही है कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। भाई सिंपल कहानी है, 68.2 का टोटल इंटरेस्ट लगा है। अब अपन ने 3 तरह के खर्चे किए, मैं तीनों का टोटल ले लेता हूँ। 510, 54, 56 वो एग्जैक्ट 620 से मैच होता है, यानी जितने का लोन लिया उतने का ही एक्सपेंस है। तो डिवाइड बाय 620, हमारे क्वालिफाइंग एसेट है 510 और 54, तो इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। इन दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। 68.2 डिवाइडेड बाय 620 इंटू 564, 62.04 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी का इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। समझ गए? तो ये था क्वालिफाइंग एसेट। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट चैप्टर। अगला, हमने शेड्यूल 3 के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लिया था, उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट, हार्डली कुछ 3 या 4 क्वेश्चन किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन था, और शेड्यूल 3 में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इंस्टीट्यूट के पास। तो देखिए, उन्होंने आपको कुछ डेटा दिया और उन्होंने बोला शेड्यूल 3 के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन दीजिए, यानी आपको सिर्फ करंट नॉन करंट बताना है। सिक्योर्ड लोन बताया, और सिक्योर्ड लोन का नीचे ब्रेकअप दिया है। उसके नीचे अनसिक्योर्ड लोन है जो कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो आप इसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म मतलब वो जो 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएगा, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। आपके अदर टर्म लोन है 895 का, फिर उन्होंने नीचे दिया करंट मैच्योरिटी इसमें से 124 की है, यानी अब इस 895 में से अपन क्या करेंगे,
1,24,000 को करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे और 7,71,000 रुपीज़ को नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था सर इसको इंड एस के हिसाब से प्रेजेंट करना था कि एस के हिसाब से। अरे बाबा, इंड एस आप लोगों को क्यों पूछेंगे? आपको इंड एस का शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं है, नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला हुआ है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इंड एस का शेड्यूल 3। और वैसे भी दोनों का ये प्रेजेंटेशन सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अदर्स की करंट मैच्योरिटी 85,000 है, तो 85,000 को करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपको एज पर शेड्यूल 3 प्रेजेंट करना है, तो पहले करंट पूरे एक साथ दिखाएंगे, ऊपर नॉन करंट एक साथ, फिर करंट एक साथ। ठीक है। बैंक अदर्स वैसे, और 9,17,000 में से 85,000 करंट थे, यानी 8,32,000 को नॉन करंट में। तो यहाँ पे मैंने तो ऐसे ही स्प्लिट दे दिया, आप शेड्यूल 3 के हिसाब से नॉन करंट एक साथ दिखाएंगे। नॉन करंट में आएंगे बैंक अदर्स, फिर उसके बाद में आप करंट दिखाएंगे। करंट वाले में बैंक में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 225 और ये 124। ठीक है। एंड अदर्स, तो ऐसे अलग अलग दिखाना है, खत्म। तो सिंपल था। अच्छा हाँ, बैंक के अंदर भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग अलग। ठीक है, वो तो अलग अलग रहते ही है। चलो, मूविंग अहेड। फॉलोइंग इज अ इंफॉर्मेशन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अकाउंटेंट इज नॉट एबल टू डिसाइड एंड सीक योर एडवाइस। आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज बताना है। पहला है रिसीव 4 लाख फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यानी आपने कहीं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया होगा तभी तो रिडीम हो रहा है ना। रिडीम हो रहा है तो रिसीव हो रहा है। जब डिपॉजिट किया था तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, रिडीम हो रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। प्रोसीड 20 लाख फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट 7 लाख रुपीज फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो ये इनफ्लो में दिखेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। 13 लाख फॉर परचेस ऑफ गुडविल, जब आप गुडविल खरीदने के लिए कुछ देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है। सेल ऑफ पेटेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटेंजिबल एसेट है। 12 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपको प्रोसीड्स मिले हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है। पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 22 लाख, डिबेंचर्स को आप रिडीम कर रहे हैं, इसको आपने पे किया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अंडरराइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ कैपिटल, कैपिटल इशू से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। ठीक है, ये आप एक्सपेंस ऑफ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट पे किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे, आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नाम ही बता रहा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। तो बस इतना स्प्लिट दे दीजिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हिसाब से कैश फ्लो बनाना था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो मांगा ही नहीं था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हिसाब से कैश फ्लो बना दीजिए, इनफ्लो आउटफ्लो दिखा के, खत्म। तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं। अगला देखिए, केओस लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड सीक्स योर एडवाइस। केओस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सप्लाई 1 लाख फेस मास्क, आपको फेस मास्क सप्लाई करना है बाय 30 अप्रैल 2020। ठीक है। फेलिंग विच आपके ऊपर पेनल्टी रहेगी 10 रुपीज़ पर आइटम नॉट सप्लाइड, तो 1 लाख इंटू 10 रुपीज़, 1 लाख आइटम्स आपको सप्लाई करनी है। अगर आपने नहीं सप्लाई किया तो पेनल्टी 10 रुपीज़ पर आइटम, 10 रुपीज़ इंटू 1 लाख, 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। 31 मार्च तक आपने असेस किया कि आप सिर्फ 50,000 फेस मास्क सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो जितना नहीं सप्लाई कर पाओगे उतने की पेनल्टी रहेगी। तो ये तो सिंपल कहानी है। 30 अप्रैल अपने को 31 मार्च को ही पता है अपन डिलीवर नहीं कर पाएंगे, भले डिलीवरी डेट 30 अप्रैल है, पर अपने को 31 मार्च को पता है अपन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्यों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन किया गया था बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। अब प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, पेनल्टी लगेगा, तो प्रोविजन बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ठीक है। अच्छा, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, हो सकता है मैं बीच बीच में इंड एस का नंबर बोल दूँ, तो कभी कभी आदत होती है, फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, तो उतना थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ भाई, 50,000 मास्क आप नहीं सप्लाई कर पाओगे ना, 5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, खत्म, सिंपल कहानी। 3 पॉइंट लिख के आना है। पास्ट इवेंट है, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, और रिलायबल एस्टिमेट दे सकते हैं कितने का आएगा। अगला, केओस हैज फाइल्ड अ कोर्ट अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स। इट इज एविडेंट दैट दे विल लूज एंड विल हैव टू पे 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। प्रोबेबल है कि आप हार जाओगे, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबल है कि आप हार जाओगे, मोर लाइकली देन नॉट, तो 3 लाख का भी प्रोविजन बनेगा। न्यू रेगुलेशन इज पास इन 1920 बाय हेल्थ केयर मिनिस्ट्री टू अपग्रेड फैसिलिटीज। हेल्थ केयर मिनिस्ट्री ने बोला फैसिलिटीज को अपग्रेड कीजिए। डेडलाइन है 31 मार्च 2021। ठीक है ना, डेट का ध्यान दीजिएगा, 1 साल बाद।
1 साल बाद कंपनी को लग रहा है कि करीब 10 लाख रुपए का खर्चा रहेगा। अब आपने कुछ कमिट किया, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हाँ 10 लाख रुपए कमिट कर दिए कि हाँ भाई अपन अपग्रेड कर रहे हैं, अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और डेडलाइन 1 साल बाद है ना। कई लोग डेट का ध्यान नहीं देते, डेडलाइन 1 साल बाद है, तो आज कोई कमिटमेंट ही नहीं है ना मेरे ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ना लीगल है, लीगल के लिए भी अभी 1 साल है, तो मैं क्यों प्रोविजन करूँ ना। इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने डेट गलत पढ़ के प्रोविजन बनवा दिया था। चलो, कंपनी गिव्स 1 year वारंटी फॉर हेल्थ केयर इक्विपमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल दैट इट विल मेक गुड एनी डिफेक्ट। तो आपके पास इक्विपमेंट्स है, आपने बोला है अगर कोई डिफेक्ट निकला तो हम ठीक करके देंगे, तो सेल के साथ ही वारंटी का प्रोविजन बनता है, बराबर। जैसे ही सेल होता है वारंटी का प्रोविजन बनाना पड़ता है। 1% एक्सपेक्टेड है कि वापस आएंगे, और रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 10% ऑफ सेल वैल्यू होता है। सेल 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ का 1% प्रोबेबिलिटी है कि अपने पास आएंगे लोग, और उसका 10% एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहेगा। 0.5 लाख यानी 50,000 रुपीज़ का प्रोविजन बनना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, कुछ एज सच, मतलब अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 नहीं भी पढ़े हुए हो तो आप ये आंसर कर दोगे, क्योंकि ये तो समझ में आता है, ये अंडरस्टूड थिंग्स है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी देर में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंसोलिडेशन अमेलगमेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। पहले तो डेफिनेशन पूछा, फाइनेंशियल लायबिलिटी के ऊपर एक शॉर्ट नोट दो, 4 मार्क के लिए। आपको बताना क्या, आपको ये बताना है कि ये क्या होता है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इसके कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि इसमें ट्रेड पेबल्स वगैरह आते हैं, इसके अंदर में आपकी गारंटीज वगैरह भी आते हैं। वो सारी की सारी बातें आप लोगों को लिखनी थी इसमें, ठीक है। डेरिवेटिव्स विच आर टू बी सेटल्ड इन वेरिएबल नंबर ऑफ ओन शेयर्स, या नॉन डेरिवेटिव टू बी सेटल्ड इन वेरिएबल नंबर ऑफ ओन शेयर्स, वो सारी की सारी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, इतना लिखना था। AS4 इंड AS10, दोनों के बीच में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और AS के डिफरेंसेस, वो ठीक है, 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को पता है, अपन ने इस पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ लेके रखे हैं। सी पे आता है, 1 अप्रैल 16 आपने इशू किए 6009% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 100 ईच, मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 16 को इशू किया है, 17, 18, 19, 20, 21 5 साल की मैच्योरिटी है। डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी दिक्कत है, मुझे तो लगता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें स्पेशल चीज़ डाली नहीं गई है, पर यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। यानी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये कंपलसरी कन्वर्टेबल है। शायद या तो इंस्टीट्यूट भूल गई है, जो बहुत नॉर्मल केस होता है, पास में हम लोगों ने काफ़ी सारे पेपर देखे कि इंस्टीट्यूट ऐसा करती है, पर अगर इंटेंशनली किया इंस्टीट्यूट ने तो इस बार कई सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में गलती की होगी। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का वैसे भी मैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि इसमें बायबैक है, पर ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, जैसे वो डाइल्यूटेड ईपीएस वाला एक क्वेश्चन नहीं है ईसॉप के अंदर का, जो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। ये भी क्वेश्चन अपन ने देखा बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, तो मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ ये पढ़ के जाइए, पर इस बार शायद इंस्टीट्यूट खेल गए, शायद, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली इन कैश। अगर नॉन कन्वर्टेबल डेट आज इशू करना होता तो 13% के रेट से इशू हो रहा होता, जहां पे आप सिर्फ 9% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। 1 अप्रैल 19 यानी 17, 18, 19 3 साल बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का फेयर वैल्यू 6,30,000 है, 6,30,000। इसके बारे में बात करते हैं अपन थोड़ी देर में। मैं 1 अप्रैल 19 पे आऊँ, उससे पहले 1 अप्रैल 16 बताता हूँ। 6,000 ऑफ 100 ईच यानी 6 लाख रुपए होते हैं, तो जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो अपने केस में हो जाएगा 6 लाख रुपए, और इस पे इंटरेस्ट 9% हो जाएगा 54,000 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपलसरी कन्वर्टेबल है, जो शायद इंस्टीट्यूट ट्रिक खेल गई, हाँ अपने को मालूम नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर यूज करना चाहिए 13%, 13% है मार्केट रेट, 5 साल 17, 18, 19, 20, 21 5 साल बराबर। वो भी पीवी फैक्टर्स दिए हुए हैं, अपन वही वाले पीवी फैक्टर्स लेंगे फॉर 54,000। कई सारे स्टूडेंट्स ने 6 लाख रुपए पीवी फैक्टर 13%, 5 साल ये भी लिया होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिया होगा, नहीं लेना था मेरे हिसाब से,
क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टेबल नहीं है, कंपलसरी कन्वर्टेबल है। ऐसा पढ़ के समझ में आ रहा है। अगर इंस्टीट्यूट गलती से ऑप्शनली वर्ड लिखना भूल गई है तब तो प्लस आपने जो किया वो सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। 90% ऑफ द स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी। और अगर इंस्टीट्यूट ने सचमुच स्मार्ट गेम खेला है इस बार, तो इस बार ये मार्क्स गए सब बच्चों के। ठीक है, हो सकता है। नाउ दिस इज 54,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय, अब स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि हम पहले ही स्टेप कर रहे हैं। 13% वाले यही पीवी फैक्टर्स का मैं टोटल ले लूंगा। 0.885 प्लस 0.783 प्लस 0.693 प्लस 0.613 प्लस 0.543 3.517। ठीक है, 1,89,918 ये होना चाहिए डेट, और बाकी का हो जाना चाहिए इक्विटी। 6 लाख माइनस 1,89,918 410082। ठीक है, ये भी लिया होता तो क्या हुआ होता थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले मेरे हिसाब से तो ऐसा सॉल्व होना चाहिए, मैं ये सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो हुआ क्या, हम आ गए 1 अप्रैल 19, 3 साल हो चुके हैं। तो या तो मैं 3 साल टैबुलेट करके बता देता हूँ आपको। ओपनिंग 1,89,918, इस पे आपने इंटरेस्ट 13% पे दिखाया होगा और पे किया होगा 54,000। ठीक है, तो 189918 पे 13% होता है 24689। इंटरेस्ट ऐड होता है, पेमेंट हमेशा डिडक्ट करता है लाइबिलिटी को। तो 189918 प्लस 24689 माइनस 54,000 का पेमेंट अगर आप माइनस कर दे तो 1,60,607, ये क्लोजिंग होना चाहिए। 1,60,607 पे 13%, 20879 पेमेंट 54,000। तो ये हो जाएगा 1,27,486। नेक्स्ट ईयर इस पे 13%, 16,573 पेमेंट 54,000। सो 127,486 प्लस 16,573 माइनस 54,000 90059। तो दिस वाज द कैरिंग अमाउंट। जिस दिन हम लोग बायबैक कर रहे हैं उस दिन डेट का कैरिंग अमाउंट है 90059। और इक्विटी का तो कैरिंग अमाउंट कभी चेंज होता ही नहीं है, तो वो तो सेम ही रहेगा 410082। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यूज़ होना चाहिए, पर ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरा अंदाज़ा है। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल के बेसिस पे ही किया है इंस्टीट्यूट ने, तो जितने भी स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा ना, सही सॉल्व किया होगा। मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत हुई होगी उसमें। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहने वाला है इस बार। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके लिए मैसेज करेंगे, बट मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो, सो विल हैव टू वेट फॉर इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर। हम फेयर वैल्यू देखेंगे। द पॉइंट इज, जब आप बायबैक करते हैं तो डेड बायबैक कर रहे हैं, अगर प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं तो डिफरेंस पीएल में जाता है, डिस्काउंट में बायबैक कर रहे हैं तो भी डिफरेंस पीएल में जाता है। और इक्विटी जैसे शेयर्स आप बायबैक करते हैं तो डिफरेंस जाता है शेयर प्रीमियम में, बराबर। शेयर प्रीमियम से एडजस्ट होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे आपने बायबैक किया है, इन्होंने बोला उस दिन फेयर वैल्यू 630 थे, आपने बायबैक कर दिया। अरे पर आपने 630 किसके दिए हैं? मतलब अगर आप देखेंगे तो 90059 प्लस 410082 का टोटल हो रहा है 500141। आपने दिया 6,30,000, तो आपने एक्स्ट्रा पे किया 129,859। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, ये किसके लिए पे किया है? डेट के लिए किया है कि इक्विटी के लिए किया है? ये तो हमको पता नहीं, क्योंकि इक्विटी का भी प्राइस बदला होगा। वी नीड टू नो out of 630 what is the fair value of debt component and what is the fair value of equity component। जैसे आपने यहां पे निकाला था ना ये वाला वैल्यू, इसको बोल रहे थे फेयर वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 16। फेयर वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 16 ये आपने कैसे निकाला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज उस दिन के मार्केट रेट पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज उस दिन के मार्केट रेट पे। तो उस दिन का मार्केट रेट उस समय 13% था, 13।
अब अपन 1 अप्रैल 19 आ गए, मार्केट रेट तो चेंज हो गया होगा, उन्होंने आपको दिया है 10%, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज, क्योंकि अपन 19 में है ना, 2 साल ही बचे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज पे फेयर वैल्यू निकलता है, तो फेयर वैल्यू ऑफ डेट होगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, 2 ही साल बचे हैं इसलिए 2 ही साल लेंगे, 20 और 21, 10% से डिस्काउंट करेंगे तो विल गेट अ फेयर वैल्यू। $93719, तो इसे बायबैक करते समय आपने 93719 पे किया होगा, बट व्हाट यू हैव पेड इज 6,30,000, बराबर, आपने पे किया है 6,30,000, तो जो डिफरेंस है वो आपने इक्विटी के लिए पे किया होगा, ठीक है। तो अब 93719 और 90059 का जो डिफरेंस है, आपने जो एक्स्ट्रा पे किया 3600, ये पीएनएल में जाएगा, और 536,281 और 410082 का जो आपका डिफरेंस चल रहा है 126,199, ये शेयर प्रीमियम में एडजस्ट होगा कि बी में हमने एक्स्ट्रा पे किया है इक्विटी बायबैक के लिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज बताना है एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, विच इज सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू डेट कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ रीपर्चेज, ये मैं बता देता हूं, रीपर्चेज तो आपने पैसे दिए 6,30,000, डेट जो मेरे बुक्स में दिख रही थी वो मैं डेबिट कर दूंगा, डेट दिख रही थी 90059, मैं इक्विटी को भी डेबिट कर दूंगा जो मेरे बुक्स में दिख रही थी, ठीक है, इक्विटी अपने बुक्स में दिख रही थी 410082 कैरिंग अमाउंट, है ना। डेट के लिए जो एक्स्ट्रा दिया वो P&L में चला जाएगा, 3660 निकाला था ना आपने, 3660, ठीक है, और इक्विटी के लिए जो दिया वो शेयर प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएगा, तो शेयर प्रीमियम डेबिट कर दूंगा, या अदर इक्विटी लिख दिया आपने वो भी चलेगा, 126,199, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलो दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मैं ग्रीन पेन में दिखाता हूं। अगर आपने प्रिंसिपल को भी डिस्काउंट करना था, ऑप्शनली कन्वर्टेबल मान के अगर इंस्टीट्यूट कर रहा है और इंस्टीट्यूट बोलता नहीं भाई ऑप्शनली लिखना हम भूल गए, ठीक है, तो 6 लाख की प्रेजेंट वैल्यू भी आना था 13% पे, यानी इसमें ऐड हो जाएगा 325,656, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 515574, 515574, और 6 लाख से अगर डिफरेंस देखूं तो इक्विटी हो जाएगा 84426, तो हो सकता है आप लोगों ने ये किया हो, मैं जानता हूँ 90% स्टूडेंट ने यही किया होगा, ठीक है, मैं इनफैक्ट 90 भी बहुत कम रेशियो बोल रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही किया है 84426 वाला, ठीक है। मुझे भी लगता है कि इंस्टीट्यूट इतना ट्रिक कर नहीं देगा ओल्ड सिलेबस में, बट बाई चांस कर दिया है तो बॉस इस बार ये मार्क्स तो गए, ठीक है। सो अगर इस तरह का है तो यहाँ पे स्टार्ट रहेगा 515574, मैं सीधा थर्ड ईयर का फिगर बताता हूँ आपको, फाइव 559,948, ठीक है, तो ये वाला फिगर हो जाएगा 559,948, और ये वाला फिगर तो जो ऊपर था वही रहेगा 84426, ठीक है। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 6,44,374, जिसे आपने बायबैक किया है 6,30,000 में, तो आपने कम में बायबैक किया है, तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 14,374 का लॉस आ रहा है, तो इस लॉस का क्या करना है, हम पहले फेयर वैल्यू ऑफ डेट निकालेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल का जो फेयर वैल्यू है आपका 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर 10%, 2 साल, ये भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 495,868, ये हो रहा है 589,587, यानी आपने बायबैक किया होगा 589
587 पे, ठीक है। तो 589 587 5599 48 वाली चीज़, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा पे किया होगा 29639, ये एक्सपेंस है जो पीएल में जाना चाहिए, एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा पे किया होगा। जबकि मैं अगर इक्विटी की बात करूं तो ये आ जाएगा 589587 माइनस 6,30,000 40414 यानी यहाँ गेन आ रहा है। मेरे बुक्स में जो इक्विटी 84426 की दिख रही है वो मैं बाईबैक कर रहा हूँ 40413 में, सस्ते में, ठीक है। 84426 तो ये हो जाएगा 44013 यानी अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो ये होगा, अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा इसको सॉल्व किया होगा। मैं जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ आपको, जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए। देखिए, डेट कैरिंग अमाउंट है 559948, ठीक है। इक्विटी कैरिंग अमाउंट था 84426, कैश में आपने पे किया 6,30,000, P&L में जाएगा डेट का डिफरेंस 29639 और शेयर प्रीमियम में, क्योंकि आपने सस्ते में बेचा है, 44013, ठीक है। तो मोस्टली तो ये एक्सपेक्ट कीजिए, कई सारे स्टूडेंट ये जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू कंसेप्ट उन लोगों को समझ में नहीं आता है। सिंपल सी कहानी है, फेयर वैल्यू कंसेप्ट क्या है? फेयर वैल्यू का कंसेप्ट वही रहेगा ना, जब पहली बार इनिशियल रिकॉग्निशन आपने मार्केट रेट से डिस्काउंट किया था तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में रिमेनिंग कैश फ्लो उस दिन के मार्केट रेट से डिस्काउंट कर दो, खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। फिर हम आते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, तो वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, रुक जाइए, ये भी अपन करेंगे। 6A मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, 6A इज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी, इस बार शेयर बेस्ड पेमेंट से 2 क्वेश्चंस पूछे, लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे कि क्या हुआ एकदम से सडनली, चलो कोई नहीं। एस ग्रांट्स 120 स्टॉक ऑप्शन 750 एम्प्लॉइज, आपने 120 स्टॉक ऑप्शन दिए हैं 750 एम्प्लॉइज को, कंडीशनल ऑन रिमेनिंग फॉर 3 years। एक्साइड डेट है 31 मार्च 2020 और वेस्टिंग डेट है 31 मार्च 19। तो वेस्टिंग डेट नहीं भी देते तो चलता, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। कंपनी एस्टिमेट्स फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन टू बी 20 रुपीज़, तो 20 के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना है। नॉमिनल वैल्यू एंड एक्साइज प्राइस है 100 और 130, ये एक्साइज प्राइस है, ठीक है। 31 मार्च 70 प्राइस ड्रॉप हुआ और आपने क्या किया, आपने रीप्राइस किया। ये वाला पार्ट बाद में पढ़ते हैं अपन, पहले अपन फर्स्ट वाले पार्ट का एक्सपेंस बुक करेंगे। अब अगर आप मॉडिफाई करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट तो भी जो ओरिजिनल वाला शेयर बेस्ड पेमेंट है उसकी अकाउंटिंग एज इट इज चलती है, मॉडिफिकेशन से सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग चेंज होती है, ओरिजिनल वाले की अकाउंटिंग एज इट इज चलती है। ये बात ध्यान रखिए, भले आपने मॉडिफाई कर दिया टर्म्स। तो क्या होगा, पहले दिन 55 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, तो 750 एम्प्लॉइज थे, 750 55 छोड़ के चले गए और 95 और एक्सपेक्टेड टू लीव इन नेक्स्ट ईयर से। तो 95 और माइनस करूं तो बराबर 600 आ जाता है। 600 एम्प्लॉइज़ के हिसाब से हम एक्सपेंस बुक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 600 एम्प्लॉइज, फेयर वैल्यू 20 रुपए का, वेस्टिंग पीरियड 3 साल, हर एम्प्लॉय को आपने 120 स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं, 600 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 120, 4,80,000 रुपीज़ का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में बुक होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर, अब यहाँ तक के 695 एम्प्लॉइज़ हो गए थे, तो 695 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। यहाँ 600 मत लिख देना गलती से, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 695 एम्प्लॉइज़ 45 छोड़ के चले गए, 650, फर्दर एक्सपेक्टेड है 45 छोड़ के जाएंगे, 605, तो 605 के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना चाहिए। 20 इंटू 2/3 इंटू 120 माइनस 4.8 लाख का एक्सपेंस जो लास्ट ईयर बुक किया था। 605 एम्प्लॉइज़, 20 रुपये का फेयर वैल्यू, 2 साल हो गए, 3 साल में से 120 माइनस 4,80,000, 4,80,000
88,000, ठीक है। थर्ड ईयर 650 एम्प्लॉयज़ में से 40 छोड़ के चले गए, 610 एम्प्लॉयज़ फाइनली रह गए। तो 610 एम्प्लॉयज़, 20 रुपये का फेयर वैल्यू, 120 रुपये माइनस 9.68 lakhs, तो ये हो रहा है 4,96,000, ठीक है, 4,96,000। तो 4,96,000 का टोटल एक्सपेंस आप लोगों ने बुक करना चाहिए, खत्म कहानी। ये हो गया ओरिजिनल वाला। अब आते हैं 31 मार्च 17, एक साल हो गया। एक्साइज प्राइस ऑफ द कंपनी हैज ड्रॉप्ड टू 125। अब ऐसा तो होता नहीं है, एक्साइज प्राइस थोड़ी ड्रॉप हो जाता है 125, मार्केट प्राइस गिर गया होगा। कंपनी रीप्राइज द स्टॉक ऑप्शन वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी वेस्ट उसी दिन होगा, 2 साल बाद बस आपने रिप्राइज कर दिया, आपने रिप्राइज कर दिया। कंपनी एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिप्राइजिंग, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन था 14 और रिप्राइज ऑप्शन था 17, यानी कि आपने जो ओरिजिनल ईसॉप दिया था जिसका फेयर वैल्यू 20 रुपये था, जिसका ओरिजिनल फेयर वैल्यू 20 रुपये था, हैज रिड्यूस टू 14, हैज रिड्यूस टू 14। अब आपको लग रहा है पता नहीं एक्साइज होगा या नहीं होगा, आपने रिप्राइज कर दिया, एक्साइज प्राइस चेंज कर दिया। बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्साइज प्राइस आपने रिड्यूस कर दिया ना एक्साइज प्राइस 130 से 125। द फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप चेंजेस टू 17, यानी कि ईसॉप के फेयर वैल्यू 3 रुपए से बढ़ गया। 20 से कंपेयर मत कीजिए, ऑन द डेट ऑफ रिप्राइजिंग, बिफोर रिप्राइजिंग, आफ्टर रिप्राइजिंग गेन क्या है, 3 रुपए का गेन दिख रहा है। तो आपने ये 3 रुपीज के गेन की अलग से अकाउंटिंग करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक नया ईसॉप दिया है और ये ईसॉप रिमेनिंग पीरियड में एक्सपेंस ऑफ होगा, 31 मार्च 17 को नहीं होगा, 31 मार्च 17 को दिया है अपन ने, यानी ऐसा मान लो 1 अप्रैल 17 को दिया है और रिमेनिंग 1 साल 2 साल बचे, ये 2 साल में इस एक्सपेंस को बुक करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेम रहेंगे, वेस्टिंग पीरियड 2 साल हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्शन सेम रहेंगे, यानी 605, 610, 120 से मल्टीप्लीकेशन ये दोनों सेम है। वेस्टिंग पीरियड यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 2/2, और प्राइस हो गया 3 रुपये, फेयर वैल्यू डिफरेंस, फेयर वैल्यू डिफरेंस। ये एक्सपेंस बुक करना है, 605, 120 डिवाइडेड बाय 2 × 3, 108, 900 का एक्सपेंस बुक होगा। 610 × 120 × 3 माइनस 1,08,900, 1,10,700 का एक्सपेंस बुक होगा। यानी फर्स्ट ईयर में टोटल एक्सपेंस 480 सिर्फ, सेकेंड ईयर में 488 और 1,09,800, और थर्ड ईयर में 496 और 1,10,700, ठीक है। बस ये बुक करना है, ये ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्वेश्चन है 7A, जम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7B देखिए, अगेन ईसॉप का क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर 18 25,000 ईसॉप दिए 70 रुपीज़ पर शेयर में, मार्केट प्राइस 130, ऑप्शंस वो एक्सरसाइज ऑन 1 दिसंबर 18। तो आपने क्या किया, 1 अक्टूबर को 25,000 ईसॉप दिए। अब ये ईसॉप का वेस्टिंग पीरियड नहीं दिया है, सामने वाले ने 1 अक्टूबर 18 को एक्सरसाइज कर लिया, बिटवीन 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19, ठीक है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ ईच। एम्प्लॉइज ने 18,000 ही ईसॉप एक्सरसाइज किए और बाकी के ईसॉप एक्सरसाइज किए ही नहीं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अब यहाँ पे दिया है ईसॉप एट 70 रुपीज़ पर शेयर, यानी शायद 70 रुपीज़ एक्सरसाइज प्राइस होगा। वेस्टिंग पीरियड नहीं है, मतलब इमीडिएट एक्सपेंस बुक होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर 18 को इमीडिएट एक्सपेंस बुक करेंगे, पर इमीडिएट एक्सपेंस कितना होगा, 25,000 ईसॉप मल्टीप्लाइड बाय आप 70 का एक्साइज प्राइस दे रहे हैं, जबकि मार्केट प्राइस है शेयर का 130, तो आप 130 का शेयर 70 में दे रहे हैं, ये एक्सपेंस बुक करना है। कई सारे स्टूडेंट ने 70 के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया, तो 70 के हिसाब से क्यों ना, एट मतलब आप लैंग्वेज पढ़ने में आपने एरर किया है, इंटरप्रिटेशनल एरर है कि आप बोल रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 70 है, पर पढ़ के तो समझ में आ रहा है कि एक्साइज प्राइस 70 है। 1 अक्टूबर आपने ईसॉप दिया है एट 70 पर शेयर, यानी एक्साइज प्राइस 70 होगा ना, आपने दिया 70 पे, जिसका मार्केट प्राइस 130 है। सर मार्केट प्राइस से नहीं कंपेयर करते ना, फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से करते हैं।
जहाँ वेस्टिंग पीरियड होता है वहाँ फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू लगती है, जहाँ वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस ही होगा, क्योंकि 130 की चीज़ आप 70 में दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इन दोनों का डिफरेंस का एक्सपेंस आपने इमीडिएट बुक कर देना चाहिए 25,000 इंटू 60, 15 लाख रुपए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉई बेनिफिट डेबिट यानी पीएल में गया, टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 15 लाख का एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 18,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए। जब एक्सरसाइज होंगे तो कैश आएगी, 18,000 ऑप्शंस 70 रुपीज़ का कैश देगा हर एक एम्प्लॉय। तो 18,000 इंटू 70, 12,60,000। ठीक है, कैश 12,60,000। चलिए, 2 शेयर कैपिटल 18,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 ईच, तो इंटू 10, 1,80,000 रुपए का फेस वैल्यू डाल देंगे। समझ गए? जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग है उसको भी डेबिट करेंगे, पर सिर्फ 18,000 से, पूरा का पूरा नहीं करेंगे क्योंकि पूरा एक्साइज नहीं हुआ है। ठीक है, और वहाँ आपने 60 रुपीज़ डाले थे, तो 60 के हिसाब से 10.8 लाख। तो बाकी का अमाउंट शेयर प्रीमियम में चले जाएगा, 12,60,000 प्लस 10,80,000 माइनस 1,80,000, 21.6 लाख। ठीक है, तो बस इस तरह से पूरा का पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए। आई होप आप लोग यहाँ तक के समझ पाए हैं पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक मिनट, जो बचा हुआ ईसॉप है उसका क्या, मेन तो वही था। तो बचा हुआ ईसॉप है आपका 15 लाख में से 10,80,000 चला गया, तो 4.2 लाख ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि ये पीएल में जाएगा या रिजर्व। वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्साइज नहीं होने पे ये पूरा का पूरा रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता है, ये पीएल में नहीं जाता। ठीक है, सो दिस नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट पीएल। चलो अगला देखिए, ओल्ड इरा पब्लिकेशन, पॉपुलर मंथली मैगजीन है, 15th ऑफ एवरी मंथ इनकी मैगजीन आती है। पब्लिकेशन एडवर्टाइजिंग स्पेस सेल करता है, 90% एडवांस पेमेंट है, 10% पेएबल विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अब मार्च 20 की बात हो रही है। मार्च 20 इशू ऑफ मैगजीन इज सोल्ड इन द मंथ ऑफ फेब। ठीक है, मैगजीन वॉज सोल्ड इन द मंथ ऑफ फेब। द मैगजीन वॉज पब्लिश्ड एज पर शेड्यूल 15th ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मार्च की मैगजीन में जो 15 मार्च को पब्लिश होगी, उसके लिए फेब में आपने पूरा का पूरा सब डाल दिया होगा, फेब में ऐड वगैरह सब कुछ। अब इसके लिए अमाउंट मिला 2,70,000, ये 90% होगा, है ना, 90% एडवांस मिलता था। और 30,000 रुपीज़ आपको 10th अप्रैल में मिल गया विद इन 30 डेज। इसकी रेवेन्यू कब दिखाना है, जब पब्लिश होता है तब रेवेन्यू दिखाते हैं। समझ रहे हैं, जब पब्लिकेशन होता है तब रेवेन्यू दिखाते हैं। पब्लिश हुआ 15 मार्च, तो 15 मार्च को पूरी 3 लाख की रेवेन्यू दिखा देंगे। बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो एनएवी, ठीक है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग ना अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, वैल्यूएशन के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A, समराइज बैलेंस शीट ऑफ ट्रुथ मिथ ऑन 31st March 19 आपको दिया हुआ है। मिथ इज टू बी मर्ज्ड ऑन 1st April 19। मर्जर इज इन द नेचर ऑफ परचेस मेथड है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी कैरिंग अमाउंट पे नहीं होगा, फेयर वैल्यू पे होगा। अब आपको बहुत कुछ दिया हुआ है और फिर शेयर कैपिटल रिजर्व्स वगैरह का स्प्लिट भी दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन बोलता है ट्रुथ लिमिटेड ने क्या किया, 12% के डिबेंचर्स इशू किए, 12% के डिबेंचर्स टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम के लिए हमने क्या किया, 12% के डिबेंचर्स दे दिए। टू मेंटेन द सेम एनुअल इंटरेस्ट इनकम, भाई एनुअल इंटरेस्ट इनकम सेम रहनी चाहिए। ठीक है, 14% के डिबेंचर्स है 1.5 लाख रुपए के, इनकम सेम मेंटेन करना है आपको। तो मैं आ जाता हूँ वर्किंग नोट 1, डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स है 1,50,000 के, इस पे आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट है 14%, 1,50,000 का 14% हो जाता है 21,000। ठीक है, तो देयरफॉर अपने को इंटरेस्ट सेम मेंटेन करना है, तो 12% डिबेंचर्स टू बी इशूड, अगर मैं पूछूं आपको टू बी इशूड कितने के होंगे,
तो वो रहेगा 21,000 डिवाइडेड बाई 12%, 21,000 डिवाइडेड बाई 12%, जो कि है 1,75,000 रुपीज़। समझ गए? 1,75,000 रुपीज़। तो 1,75,000 रुपीज़ का आपको दिखाना है आपका डिबेंचर्स। आपके डिबेंचर्स जो आप दिखाएंगे वो 1,75,000 रुपीज़ के दिखाएंगे, यानी ये इशू कर रहे हैं आप। अब सवाल उठेगा कि जब मुझे नेट एसेट्स निकालना है, नेट एसेट्स, तो मैंने कितने के डिबेंचर्स लेना चाहिए यहाँ पे? मैं जब मिथ लिमिटेड के नेट एसेट्स लूंगा तो मैंने डिबेंचर्स कितने के लिखना चाहिए? पीसी के लिए नेट एसेट्स निकालेंगे ना, या गुडविल वैल्यूएशन के लिए नेट एसेट्स निकालेंगे? तो ध्यान रखिए मैं 1,75,000 ही लूंगा, मैं यहाँ पे 1,75,000 ही लेने वाला हूँ। समझ गए? ये रिक्वायर्ड है आपसे, ये हमारा पहला वर्किंग नोट हुआ। अब देख लीजिए 175 का 12% इज 21,000, तो वी आर मेंटेनिंग द इंटरेस्ट। चलो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने जो वैल्यूएशन मैंने आपको पूरा डाल के दिया था 8-9 घंटे का जो मैंने डाला था वीडियो, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नाम ट्रुथ मिथ नहीं होगा पर क्वेश्चन सेम है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 80% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो 20% इनकम यील्ड करते हैं। तो अगर हम आपके इन्वेस्टमेंट्स देखें, कहाँ पे है? हाँ ये रहे इन्वेस्टमेंट्स, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट्स है। तो दोनों के इन्वेस्टमेंट्स में आपको सिंपली उसने बोल के रखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब दोनों के ही होंगे। यील्डिंग इनकम ऑफ 20% टू ट्रुथ लिमिटेड एंड 15% टू मिथ लिमिटेड। चलो वर्किंग नोट 2। अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, ट्रुथ और मिथ। अरे तो अपने को पता है कि दोनों के बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 187,500 और 1 लाख। इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हटते हैं गुडविल वैल्यूएशन के लिए, जो कि 80% है। 1,87,500 का 80% हो गया 1,50,000, और 1 लाख का 80% हो गया 80,000। इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपको बोला हुआ है 20% इन केस ऑफ ट्रुथ और 15% इन केस ऑफ मिथ। तो 20% हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज़ का इनकम, और 80,000 का 15% हो गया आपका 12,000 की इनकम। ठीक है, तो इतनी इनकम लेना है 30,000 रुपये और 12,000 रुपये। यानी ये क्या करना है, ये अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी इनकम अपने को एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मिथ लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 साल का आपको दिया हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की इनकम हटाई जाती है, बराबर है। अब उन्होंने आपको बोला है गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, 18% एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 18% के बेसिस पे टैक्स इग्नोर करना है। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो पहले गुडविल निकाल लेते हैं। अपने को ये नहीं पता कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स खरीदे कब गए थे, अज्यूम कर लो पहले से पड़े होंगे आपके पास। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो तीनों सालों का एवरेज ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एवरेज ले लेते हैं 8,20,000 प्लस 7,45,000 प्लस 6,04,000 डिवाइडेड बाई 3, 7,23,000। ट्रुथ और मिथ, गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं अपन। एवरेज प्रॉफिट 7,23,000। वैसी मिथ 2,55,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,14,000 6,84,000। ठीक है, इनमें से इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हटा देंगे 30 और 12। ठीक है, सो 7,23,000 माइनस 30,000 6,93,000 और 6,84,000 माइनस 12,000 यानी कि 6,72,000। ठीक है, ये दोनों को हटा देंगे। चलो अब कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए तो मुझे नेट एसेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। देखा जाए तो हमने किसी की फेयर वैल्यू चेंज नहीं की है, बराबर है, एक्सेप्ट डिबेंचर्स। पहले मैं ट्रुथ लिमिटेड की नेट एसेट्स निकाल देता हूं। ठीक है,
तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको एडजस्ट करना है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से आ जाते हैं। टोटल एसेट्स है 22,75,000 और टोटल एसेट्स 11,45,000 मिथ के, ठीक है। लायबिलिटीज जो कंसिडर करनी है 140 और इसमें 25,000 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 175 हो गया, तो यहाँ पे 140 माइनस कर देता हूँ और मिथ में 1,75,000 और 1,82,000 3,57,000 की लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, अब इसमें से मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी हटा देता हूँ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थे 150 और 80, तो हो गया 22,75,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,50,000 19,85,000, 11,45,000 माइनस 3,57,000 माइनस 80,000 हो जाएगा 7,08,000, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल नहीं एक्चुअल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया एसेट्स, इसके बेसिस पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देता हूँ। या एक मिनट, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना ना, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो क्या करेंगे, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 18%, बराबर। तो फर्स्ट केस 6,93,000 डिवाइडेड बाय 18% 38,50,000 और दूसरा वाला 672 डिवाइडेड बाय 18% हो जाएगा 37,33,333, ठीक है। दोनों का एवरेज, मिथ के एवरेज प्रॉफिट में मैंने कुछ गड़बड़ की है, 255 प्लस 2,15,000 प्लस 2,14,000 डिवाइडेड बाय 3 2,24,000। अच्छा यहाँ गड़बड़ है, 2,24,000 था, इसमें से 12 गया तो 2,12,000 डिवाइडेड बाय 18, 2,24 माइनस डिवाइडेड बाय 18% होता है 11,77,777, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 1985 और 7,08,000, ठीक है। अपने को सिर्फ मिथ के गुडविल से मतलब है, अपने गुडविल से मतलब नहीं है अपना, तो अपने को सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो 11,77,777 माइनस 7,08,000 हो जाएगा 4,69,777 का गुडविल, क्योंकि गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, बराबर है। तो अब आप परचेज कंसिडरेशन में क्या देंगे, परचेज कंसिडरेशन में टोटल 11,77,777 देना है, प्लस सीधी बात है उनके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं वो भी लेना पड़ेगा। 80,000 के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थे जो हमने डिडक्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, बराबर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सामने वाले के नंबर ऑफ शेयर्स है 4,10,000 ईच यानी 40,000, ठीक है। सो 11,77,777 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 31.44 का एक शेयर आप टेक ओवर करेंगे, ठीक है। दोनों के शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे इशू किए जाएंगे, ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अगर मैं आपके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो आपके 1,00,000 शेयर है और ये आपके नेट एसेट्स की वैल्यू है। सो 38,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 शेयर्स अगर करूं तो 38.5 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ, ठीक है ना। तो 38.5 पे आप अपना एक शेयर इशू करेंगे। तो देखो शेयर्स टू बी इशूड मांगा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू और फिर बैलेंस शीट भी बनाना है। तो
11,77,777 प्लस 80,000 टोटल 12,57,777 के शेयर इशू करना पड़ेगा। 38.5 का आपका एक शेयर है, बराबर, तो होता है कुछ 32,669 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में गया 326690 और शेयर प्रीमियम में गया 931087। ठीक है, बस इसके बेसिस पे अपन बैलेंस शीट बना लेंगे। चलिए ये बैलेंस शीट बना के बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर मैं नहीं गया, क्योंकि इसका कंसेप्ट अपन ने वैल्यूएशन का जो एक वीडियो मैंने डाल के रखा है उसके अंदर में मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, बराबर। चलिए आइए, शेयर कैपिटल, तो आपके 10 लाख शेयर्स थे, अभी अपन ने देखा 326690 से और बढ़ गया 13,26,690। रिजर्व एंड सरप्लस, आपका रिजर्व एंड सरप्लस था पहले 11,35,000। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी कैरी ओवर हो रहा होगा। अरे यार, ओके, कुछ टेक्निकल इशू था, वीडियो कट हुआ था। सो ये जो 25,000 का रिजर्व है, इतने का ही अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा, यानी कि आप इतने का एक्सपोर्ट रिजर्व दिखाओगे और उसी के नीचे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट लिख के माइनस कर दोगे, तो अल्टीमेटली 1135 ही रहेगा। 11,35,000 इसमें ऐड कर देते हैं ये जो अपना शेयर प्रीमियम है 931087, $20,66,087। ठीक है, चलो कहाँ है बैलेंस शीट। नॉन करंट लाइबिलिटी 175, 12% डिबेंचर्स। ठीक है, करंट लाइबिलिटी हमने कुछ चेंज नहीं किया, दोनों को ऐड कर देंगे 140 और 182, दोनों मिला के 3,22,000। ठीक है, फिर पीपी 1575 और 6,80,000, 22,55,000। इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ी देर में आता हूँ। गुडविल सिर्फ सामने वाले का अकाउंट फॉर होगा, अपना नहीं होगा, 469,777। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स 187,500 पूरे आएंगे और 1,02,87,500 और करंट एसेट्स 512,500 और 3,65,000 दोनों आ जाएंगे 877,500। ठीक है, आपको तो शेड्यूल्स में से कॉपी करना है पूरे के पूरे फिगर्स, मैंने सीधा सीधा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लिख दिया, आप ऐसे मत लिखिएगा एग्जाम में। सो इट इज़ 132,6690 प्लस 20,66,087 प्लस 1,75,000 प्लस 3,22,000, 38,89,777, 22,55, 469,777, 287,500 और 877,500, 3,889,777। तो ये मैच होता है, आपको ध्यान में रखना है। आप ये इसका नोट बनाओगे, मैंने बनाया नहीं, ठीक है। और इसमें अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में 25,000 माइनस होगा, ऐड भी होगा और माइनस भी होगा। डिबेंचर्स मैंने दिखाए थे, मैंने ट्रेड पेएबल अदर करंट लाइबिलिटीज अलग से नहीं दिखाई है, ये सब आपको अलग से दिखाना है, ठीक है। चलिए कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। जो वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है, अपना जो वैल्यूएशन का वीडियो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया है वही है सेम, तो मैं वैल्यूएशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ ये कंसोलिडेशन का ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को बस एक वो वैल्यूएशन का सॉल्यूशन देखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, वो वैल्यूएशन के अपने वीडियोस में से देख लेने का। बस ये क्वेश्चन मैं लास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जिन्होंने कंसोलिडेशन चैप्टर ही स्किप करके रखा है, आप लोग ये वीडियो यहाँ पे एंड कर सकते हैं। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग कंसोलिडेशन पढ़ते हैं, जो पढ़ना भी चाहिए, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ठीक है,
तो प्लीज़ देखिए आगे क्या नया है। तो डे एंड लाइट दो एंटिटीज़ की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स भी दिख रहे हैं, बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 20 की। डे लिमिटेड अक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 18। तो पहले तो 1 अप्रैल 18 को अपन 30% शेयर अक्वायर कर चुके थे, जिस दिन प्राइस था 12 रुपये। 30% शेयर्स, सामने वाले की शेयर्स है 2,50,000, बराबर 2,50,000। 2,50,000 का 30% हो गया 75,000। तो आपने पहले तो 75,000 शेयर्स 12 रुपये में अक्वायर किए थे, ये हो गया 9 लाख रुपये, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट लॉट 40% शेयर्स अक्वायर हुए हैं 1 अप्रैल 19, ठीक है, 1 अप्रैल 19। बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 20 की, तो ये भी ऊपर इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूडेड होगा। एक फॉरेन कंपनी से आपने खरीदा है, अभी कितने में खरीदा? प्राइस पर शेयर वॉज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड। यील्ड कैपिटलाइज करना था 15% से। यील्ड है 50% ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, वो भी दिया हुआ है। तो वैल्यूएशन कैसे करना है? आपको क्या करना है, आपको तीनों प्री टैक्स प्रॉफिट का एवरेज लेना है। कई स्टूडेंट्स को ये था सर एवरेज थोड़ी लिखा है। अरे पर एवरेज लिखा नहीं है, बट लॉजिकली तो एवरेज के बेसिस पे यील्ड निकलेगा ना। यील्ड क्या होता है? यील्ड इज समथिंग जो प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे थोड़ी कैलकुलेट होता है। तो 17 लाख प्लस 15,50,000 प्लस 12,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 15 लाख का एवरेज आ रहा है। तो यील्ड इज कैलकुलेटेड एट, एक वैल्यूएशन में ऐसा सेम क्वेश्चन था जिसमें यील्ड इस बेसिस पे कैलकुलेट हुई थी कि 50% पे प्री टैक्स प्रॉफिट पे डिवाइडेड बाय 15%, ठीक है। तो 15 लाख 50% डिवाइडेड बाय 15% हो गया 50 लाख। हम मान रहे हैं कि कंपनी का वैल्यू 50 लाख है। और अब आप 40% शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, 40% यानी 50 लाख का 40% 20 लाख। आप 20 लाख रुपए में 40% शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, तो 40% शेयर हुए कितने? 2,50,000 का 40%, 1 लाख शेयर्स आपने अक्वायर किए हैं, यानी 20 रुपये का प्राइस बैलेंसिंग फिगर आता है। ये 20 रुपये में आपने खरीदे होंगे, समझ रहे हैं? ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। पर इन दोनों का टोटल तो सर 29 ही आ रहा है, तो बाकी के अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगे ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7,25,000 अदर इन्वेस्टमेंट्स। जरूरी थोड़ी है कि पूरे के पूरे सब्सिडी शेयर्स होंगे, अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगे बाकी। तो ये आपको मिला पीसी। ऐसे आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना था। 1 अप्रैल 19 जिस दिन आपने एंटिटी के शेयर्स टेक ओवर किए, उस दिन का जनरल रिजर्व्स का बैलेंस था 350, पीएल का बैलेंस था 6 लाख रुपए। अब इन्होंने 1 अप्रैल 18 का बैलेंस नहीं दिया। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया क्यों, क्या हुआ? देना तो चाहिए था कुछ ना कुछ। अब ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, अपन भी इग्नोर कर देते हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकली चाहिए था अपने को फिगर, क्योंकि स्टेप एक्विजिशन है, पहले 30% फिर 40%, ठीक है। नहीं दिया तो नहीं दिया, 350 और 6 को प्री मान लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। मानना तो नहीं चाहिए, पर अब ठीक है, अब दिया नहीं है कुछ तो अपन भी क्या करेंगे। आइए मैं प्री पोस्ट स्प्लिट बना देता हूं आपके लिए। तो अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट का अपना नोट है, प्री, पोस्ट रिजर्व्स और पोस्ट पीएनएल। तो अपने ओपनिंग रिजर्व्स और ओपनिंग पीएल मैं पहले लिख देता हूँ। ओपनिंग रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं 3,50,000 के, 3,50,000, और ओपनिंग पीएल दिया हुआ है आपको 6 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये दो तो अपने को 1 अप्रैल 19 के पता है बैलेंसेस। नाइट लिमिटेड ने क्या किया, डिक्लेयर किया डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, 10% का डिविडेंड का रेट दिया है। तो फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है 25 लाख, 25 लाख पे 10%, तो डिविडेंड पे किया 2,50,000 ओपनिंग प्रॉफिट में से दिया गया है, बराबर। यहीं में से माइनस करेंगे, बाकी का इसका इम्पैक्ट देखेंगे जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 19 के बैलेंस से दिया गया 18-19 का, इसलिए प्री में से माइनस करेंगे। अब 1 अप्रैल 19 प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 1,80,000। आपका प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड था, तो हम रीवैल्यू कर देंगे। 1,80,000 से अंडर वैल्यूड था, मतलब बढ़ाना है आपको वैल्यू,
इस पे एडिशनल डिप्रीसिएशन आना चाहिए, तो एडिशनल डिप्रीसिएशन 10% आ जाएगा, 18,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है? 18,000, ठीक है, 10%, तो वो करंट ईयर के से लिया जाएगा। 1 अप्रैल 19 की बैलेंस दी गई है, तो जितने एडजस्टमेंट्स दिए थे वो हो गए। अब अपन आ जाते हैं करंट ईयर प्रॉफिट पे। आपको करंट ईयर का जनरल रिजर्व दिया है 440 और ओपनिंग था 350, तो 440 और 350 का डिफरेंस 90,000 रुपीज़ बोल सकता हूँ मैं, करंट ईयर के प्रॉफिट का ही हिस्सा है। बाकी मैं एक आपको पीएल बना के बता देता हूँ रफ। ओपनिंग पीएल है आपका 6 लाख रुपए, क्लोजिंग पीएल आपको दिया हुआ है 8,20,000 रुपये, आपने डिविडेंड दिया था 2.5 लाख का, यानी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 11.7। यहाँ रिजर्व नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रिजर्व का ट्रांसफर हमने ले ही लिया वैसे भी अलग से, तो 11,70,000 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। अब देखिए ये सिर्फ मैंने रफ बनाया था, स्टूडेंट्स बहुत बार डिविडेंड माइनस करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा था, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं रहती है जब वर्किंग आउट। तो जितने एडजस्टमेंट्स थे सारे एडजस्टमेंट्स हमने देख लिए, तो अब हम स्प्लिट कर देते हैं प्री पोस्ट। चलिए देखते हैं। तो 8,80,000 रुपीज़ प्री एक्विजिशन में, 90,000, फिर 11,70,000 माइनस 18,000 हो गया 11,52,000, ठीक है। अब ये होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी में बंटना चाहिए 70-30। हालांकि इसमें से कुछ 30% कुछ हिस्सा पोस्ट भी हो सकता है, पर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है 1 अप्रैल 18 को पोजीशन क्या थी, ठीक है, इसीलिए हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो 880 का 70% 6,16,000 और 2,64,000 माइनॉरिटी। 90,000 का 70% 63,000 और 27,000 माइनॉरिटी। 11,52,000 का 70% 8,06,400 और 11,52 से डिफरेंस 3,45,600 माइनॉरिटी, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। 25 लाख का शेयर कैपिटल है, 25 लाख बराबर 2,50,000, 1 लाख। उसमें से आपने 70% अक्वायर कर लिया, यानी कि 17,50,000 का शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका हिस्सा 6,16,000 जो प्री से आ रहा है, ठीक है। दोनों मिला के 23,66,000। इसके लिए आपने परचेज कंसिडरेशन हमने निकाला था 29 लाख रुपीस दिया है। हाउएवर इसमें से डिविडेंड माइनस करना है। अब ध्यान रखिए जो डिविडेंड दिया गया है वो 18-19 के प्रॉफिट में से दिया गया है। 30% शेयर्स तो मैंने 1 अप्रैल 18 को ही अक्वायर कर लिए थे, बराबर 30% शेयर्स 1 अप्रैल 18 को। तो वो जो 30% शेयर्स है उसके लिए ये डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 18-19 के प्रॉफिट में से दिया गया है। हाउएवर जो 1 अप्रैल 19 को शेयर्स अक्वायर किए उस पे जो डिविडेंड दिया गया है वो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही 1 अप्रैल 19 को लिया और डिविडेंड 18-19 के प्रॉफिट में से। सर ये डिविडेंड हमको मिला है, ये आप कैसे बोल सकते हो? डिविडेंड दिया गया आउट ऑफ 1 अप्रैल 19 का प्रॉफिट, यानी डिविडेंड उस दिन के बाद दिया गया जिस दिन 1 अप्रैल 19 का प्रॉफिट आपको पता है। पता नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से दोगे? यानी जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तब 1 अप्रैल 19 की डेट जा चुकी है और हमने 1 अप्रैल 19 को ही तो 40% शेयर एक्वायर किए थे, बराबर। ये लॉजिक है। तो इसीलिए जो डिविडेंड दिया गया 2,50,000 उसमें से 40% जो आपको मिला 1 लाख वो इस इन्वेस्टमेंट में से कम हो जाना चाहिए 28 लाख। पूरा 70% नहीं माइनस करना है, ये याद रखना। तो 28 माइनस 23,66,000 4,34,000 हो जाता है हमारा गुडविल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्री, पहले तो शेयर कैपिटल, उनका शेयर कैपिटल 7,50,000 है, प्री में उनका हिस्सा 2,64,000, पोस्ट रिजर्व में उनका हिस्सा 27,000 और पोस्ट पीएल में उनका हिस्सा 3,45,600। $13,86,600। ठीक है, चलो अब हम बना सकते हैं बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल, अच्छा मैं रिजर्व एंड सरप्लस बनाना भूल गया, पहले वो बना लेता हूं मैं आपके सामने। कंसो रिजर्व्स, तो इसमें रिजर्व पीएनएल 2 कॉलम आ जाएंगे। पहले डे के प्रॉफिट्स लिख देता हूं मैं, जो कि दिए हुए हैं 730, 1020। अब इसमें आपका जो नाइट का शेयर आ रहा है वो लिख देंगे 63, 8,06,400। ठीक है, डिविडेंड आपने यहां पे ले लिया था 1,00,000 रुपए का, वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट होना था, आपने क्रेडिट कर दिया था पीएल में, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। 7,30,000 प्लस 63,000 माइनस 1,00,000, 6,93,000। अच्छा नहीं, इसको ना 793 रखेंगे, 1,00,000 यहाँ माइनस होगा। 10,20,000 प्लस 8,06,400 माइनस 1,00,000, 17,26,400। तो दोनों को मिला के 25,19,400। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं सब, रिजर्व एंड सरप्लस हमने निकाल दिया 25,19,400। शेयर कैपिटल होल्डिंग का आएगा 65 लाख रुपीस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा 13,86,600। इसके अलावा ट्रेड पेएबल्स है यहाँ पे 5,50,000 और 3,15,000, दोनों मिला के 8,65,000। ठीक है, तो 1,127,1,000। फिर आता है गुडविल, गुडविल आ रहा था हमारा 4,34,000। फिर आता है पीपी, पीपी दिया है 20, 50 और 840। आपने इसकी वैल्यू बढ़ाई थी बाय 180, बराबर, अंडर वैल्यूड था 180 से, और एडिशनल डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया था, तो 20, 50 प्लस 840 प्लस 180 माइनस 18, 30,52,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सर 10 और 5 10 यानी 15,10,000। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। 3625 के में से 29 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स तो आपके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गए, तो वो हटा देंगे। तो 3625 प्लस 1150 माइनस 29 लाख, 18,75,000। ठीक है, फिर इन्वेंट्री 970 और 760, 17,30,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल 780 और 550, 13,30,000। फिर कैश बैंक 375 और 265, दोनों मिला के 640। ये पूरा आ जाएगा 4,34,000, 30,52,000, 15,10,000, 18,75,000,
1730, 1330, 6,40,000, 1057, 1000। एक मिनट रुकिए ज़रा, ये प्रॉफिट थोड़ा सा गलत निकाल दिया था, ये 470 था, 470, ठीक है, 470 820 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 470 का स्प्लिट 470 माइनस 18,000, 4,52,000 का 70%, 316,400, और 1,35,600। हो गया 11,76,600, ठीक है, और 316,400 आएगा यहाँ। $12,36,400, 20,29,400। तो देखेंगे तो ये टैली हो जाता है बराबर 10,57,1,000। तो ये पूरा का पूरा यही वाला है, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इतना कोई स्पेशल इसमें पूछा नहीं गया था, बस ये वाला पार्ट इन्होंने वैल्यूएशन से उठा के यहाँ पे डाल दिया था, बाकी और कुछ नहीं है। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम कंसोलिडेशन। अगर पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अपडेट्स के लिए चैनल के वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू।